हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ा रही हूं। आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज यहां पर मैं इसका इंट्रोडक्शन समझाने वाली हूं। अभी तक इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के मैं बता चुकी हूं, उनके मैं प्रॉपर वीडियोस बना चुकी हूं, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा चुकी हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से लेकर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तक जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैं वीडियोस बना चुकी हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और मैं इसी तरह से और भी अच्छे हेल्पफुल वीडियोस बनाकर लेकर आऊँगी। कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, हम सपोज कर लेते हैं ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं। अच्छी इनकी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तीनों पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं। अब किसी वजह से जो ये सी पार्टनर है ये रिटायरमेंट लेना चाहता है, किसी भी कारण से, उसके कारण भी मैं अभी आपको बताऊंगी। सी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो जो ए और बी हैं वो सी के रिटायरमेंट पे एग्री हो जाएंगे। अब सी के रिटायरमेंट पे यदि वो एग्री होंगे तो उसका क्या कारण होगा? सबसे पहला कारण उसका होगा कि यदि पार्टनरशिप डीड जब तैयार हुई थी, जब भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी ए बी सी के द्वारा और पार्टनरशिप डीड तैयार हुई थी, उस समय ये लिखा हुआ था कि जो ये सी है ये 1 अप्रैल 2023 को रिटायर हो जाएगा, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था। 5 साल पहले कोई पार्टनरशिप फर्म इन तीनों ने मिलकर स्टार्ट की थी और उसमें डीड में लिखा था कि 5 साल बाद जो सी है वो 1 अप्रैल 2023 को क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो सी पार्टनर है उसे रिटायरमेंट लेना होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दूसरी कंडीशन बनती है कि किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और जिसमें किसी भी तरह की ये बात नहीं की गई है कि सी को रिटायर किया जाएगा। लेकिन सी के साथ कोई समस्या आ गई, सी की एज हो गई, उसको अपनी फैमिली को टाइम देना है, और जो बाकी बचे हुए दो पार्टनर हैं, कौन, ए एंड बी, सबसे इंपॉर्टेंट वो एग्री हैं, तो सी को वो रिटायरमेंट दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो ए और बी है दोनों एग्री हैं कि सी रिटायरमेंट ले ले। सी की हेल्थ इशू आ गया, सी को दोनों ही पार्टनर चाहते हैं कि अब भैया तुमसे काम तो हो नहीं रहा है, तुम्हें बार बार तुम ऑफिस की छुट्टी ले लेते हो, तुम्हें बार बार हेल्थ इशू आ जाता है, तो तुम ऐसा करो, तुम रिटायरमेंट ले लो। पार्टनरशिप डीड में किसी तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है सी के लिए, पर ये दोनों की सहमति से वो रिटायरमेंट ले लेता है। तीसरी कंडीशन है पार्टनरशिप एट विल। एट विल का क्या मतलब है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एट विल का मतलब ये है कि ये तीनों पार्टनर्स में से कोई भी, सी का तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी पार्टनर यदि चाहे अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी यदि वो ये चाहता है कि अब उसे इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना है तो वो क्या कर सकता है, वो रिटायरमेंट ले सकता है। इसके लिए उसे एक रिटर्न एप्लीकेशन या एक रिटर्न नोटिस देना होगा बाकी दो पार्टनर को, ठीक है। अब ये जो रिटर्न नोटिस है ना, ये उसी कंडीशन में दिया जा सकता है जब पार्टनरशिप डीड तैयार हुई थी और उसमें लिखा था कि ये पार्टनरशिप एट विल है, मतलब यदि कोई भी पार्टनर चाहे, जब चाहे वो इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी पार्टनरशिप से कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है। ये तीन कंडीशन हो गई। अब जब कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो क्या होता है? तो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो पहले तैयार हुई है उसमें चेंज होगा। क्योंकि पहले क्या था
3 पार्टनर काम कर रहे थे। अब जो तीसरा पार्टनर है वो जा रहा है। अब जो पार्टनरशिप डीड तैयार हुई थी वो किसके हिसाब से हुई थी? ABC के अनुसार हुई थी। उन्हीं का पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयर है वो लिखा हुआ था, उनकी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल सबकी डिटेल लिखी हुई थी। किसकी? तीनों की। लेकिन जब C चला जाएगा तो C का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा ना पार्टनरशिप फर्म में, तो C की सारी चीज़ों को हटा दिया जाएगा और नई पार्टनरशिप डीड तैयार होगी, जिसे क्या कहा जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब पार्टनर चाहे आए चाहे जाए, फर्म कंटिन्यूसली चलती रहती है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें चेंज होता है। क्लियर? क्लियर है। अब जब पार्टनर जा रहा है, ठीक है, जब पार्टनर जा रहा है तो उसकी लायबिलिटी भी होती है। पार्टनर लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसकी भी कुछ लायबिलिटी होती है। सबसे पहली लायबिलिटी क्या होती है? सबसे पहली लायबिलिटी ये होती है कि भैया जब तुम फर्म से जा रहे हो तो तुम्हें जितनी भी उसकी एसेट्स है, लायबिलिटी है, गुडविल है, या जो जो चीज़ें थी तुम्हारी, उन सब की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? उन सब चीज़ को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही तुम फर्म को छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम खड़े हो गए और तुमने कहा अब हमें, मुझे कोई मतलब नहीं पुराना, मुझे किसको देना था, किसको लेना था, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। जिस डेट पर वो छोड़ रहा है तब तक का पूरा हिसाब किताब करके ही तुम्हें बाहर निकलना होगा। ये पहली लायबिलिटी है। दूसरी लायबिलिटी होती है एक पब्लिक नोटिस देना। पब्लिक नोटिस कहाँ पर देना? न्यूज़पेपर में देना। तुमने सब हिसाब किताब कर दिया और तुमने फर्म को छोड़ दिया, C ने सब हिसाब किताब कर दिया और फर्म को छोड़ दिया, लेकिन उसने मार्केट में कहीं पर भी कुछ नहीं बताया कि भैया मैंने इस फर्म को छोड़ दिया है। क्योंकि बाकी लोग तो यही समझते हैं ना कि ये जो फर्म है वो ABC मिलके चला रहे हैं, C ने छोड़ दिया है, ये तो सिर्फ A और B को ही पता है, बाकी किसी को तो पता ही नहीं है। अब कल को A और B कोई लोन ले लेते हैं और वो लोन को चुका नहीं पाते हैं और पुलिस आती है, तो पुलिस तो तीनों को पकड़ेगी ना, A B C को। C से कहेगी भैया तुम भी तो इस पार्टनरशिप फर्म में थे ना, वो कहेगा नहीं मैंने तो छोड़ दी पिछले साल ही, तुमने तो कोई पब्लिक नोटिस ही नहीं दिया। तो ये जो पब्लिक नोटिस होता है वो न्यूज़पेपर में दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मैं किसी भी तरह से इस पार्टनरशिप फर्म में अब नहीं हूँ, इसके कोई लोन किसी भी चीज़ के लिए मैं लायबल नहीं हूँ, मुझे इस पार्टनरशिप फर्म से अलग समझा जाए। वो तो एक पब्लिक नोटिस जो निकलता है उसकी जो लैंग्वेज होती है, मैंने तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया है, इस तरह से वो एक पब्लिक नोटिस निकाल देता है और बता देता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लायबिलिटी होती हैं किसकी? रिटायरिंग पार्टनर की। तो उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। अब वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। अब जो सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है वो होता है डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयर एंड गेनिंग शेयर। अब आप बोलेंगे मैडम ये तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी था, तो होगा ही ना। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तब भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनता है, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तब भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनता है। क्यों? क्योंकि चेंज हो रहा है ना फर्म में। तो जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तब भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ना। पहले तो A, B और C मिलके काम करते थे, अब C जा रहा है तो A और B मिलके काम करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज होगा ना। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, जैसे ये 5:3:2 था, ये निकालना, और गेनिंग शेयर निकालना किसका? A और B का। क्योंकि जब C जा रहा है तो वो अपना जो शेयर है वो A और B को देकर जाएगा ना, तो उसे कैलकुलेट करना किस में सीखते हैं? डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयर एंड गेनिंग शेयर में, जिसका हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। सेकंड है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में क्या होता है? C जा रहा है टाटा बाय बाय करके A और B को, लेकिन जो गुडविल थी उसका नाम था
जिसके कारण वो पार्टनरशिप फर्म थी, चल रही थी, अब वो गुडविल ए और बी के पास छोड़ के जा रहा है। अब उसका नाम का तो जब वो जुड़ा था तब से वो गुडविल उस फर्म के साथ ही थी। तो अब जो ये ए और बी है ये मिलके सी को कंपनसेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी गुडविल छोड़ के जा रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता था, नया पार्टनर आता था और वो कंपनसेट करता था पुराने पार्टनर को। यहाँ पर जो पुराने पार्टनर है वो जाने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पर गुडविल को भी एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी और जितनी भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, जितनी भी एसेट्स थी और जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी उनका कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि भैया सी जा रहा है। यदि उसने कोई एसेट्स खरीदी थी और उसकी कीमत बढ़ गई है तो भैया वो लेके जाएगा ना, छोड़ के क्यों जाएगा, ताकि उसे बाद में तो वो रिटायर हो जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं। यदि कोई लाइबिलिटी थी तो ए और बी उससे लेंगे ना कि भैया तुमने भी तो लोन यूज़ किया है तो तुम उसे पैसे दे के जाओ, तो उसका एडजस्टमेंट होगा। फोर्थ क्या है, सारे रिजर्व जो उसके समय बने थे एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, लेकिन जब सी जा रहा है तो उसके जाने से पहले वो सब काम करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब यदि हमें उससे कोई पैसा लेना है तो वो हम लेंगे, यदि हमें उसे कोई पैसा देना है तो वो हम देंगे। तो वो किसके थ्रू होगा, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। और लास्ट होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो भी उसकी कैपिटल थी वो एडजस्ट होगी। यदि कोई उसकी कैपिटल बची हुई है तो वो लेके जाएगा, यदि उससे किसी को लेना है ए और बी को तो ले लेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो हर जगह होता है। इस तरह से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। हर एडजस्टमेंट का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का।